अगर जिसको बस मुझे पास होना है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं सब चीजें समझ में आती हैं, मैं एक टीचर पे स्टक रहूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, जितना मुझे समझ में आता है उतना अच्छे से होता है ना। किसी एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिनमें टाइम नहीं देना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो उसके अंदर ज्यादा टाइम देने लग जाता है क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चीजें जो बच्चे पढ़ते भी हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कमी होती होगी जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो बच्चे बस मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, कि जो बच्चे बस 315 300 पे या फिर 295 280 पे फेल हो जाते हैं, जिनके लिए सीए बहुत हार्ड हो जाता है। यार सीए निकली और मॉड्यूल से पढ़ा, और क्या नाम है, ये भी मॉड्यूल से पढ़ा, ऑडिट भी। तो ना ऐसा होता है कि ये मॉड्यूल इतनी मोटी मोटी किताब है, तो एक दिन पहले आप कैसे इतना टाइम कैसे देखो, इतना तो लेक्चर देख के कंप्लीट नहीं होता है वहाँ पे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, उसमें आप 10 मॉक टेस्ट कर ले रहे हो, आप 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हो, कैसे कर ले रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा आपको, कोई रिलेशनशिप वगैरह। नहीं ऐसा इस कुछ। टीचर को चूज करने का बेस क्या होना चाहिए, क्या हाँ अप्रोच क्या रहती है सब, मतलब लेक्चर देखते रहे अप्रोच क्या रहती है, आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो सपोज का नहीं, कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो वो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहता है, उसके पीछे क्या सोच रहे हो कि मैं एक महीने के अंदर इसको ये खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं अपनी क्लासेस खत्म कर दूंगा, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ये आपको नॉलेज कहाँ से मिलती है, ये गाइडेंस कहाँ से मिलती है। जैसे कि नॉर्मल बच्चा है जो बहुत एवरेज है, ठीक है, उसके लिए ना वो पास हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो डरता है कि यार मैं मेरा अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट कैसे, मैं सीए फाउंडेशन मैंने पास कर लिया, अभी मैं बहुत मेरे आजू बाजू कुछ बताने के लिए नहीं है। जैसे आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, फिर उसको आपको पता था कि मेरे को इसको खत्म करना 4 महीने पहले, मेरे को ये चीजें देख के चलनी है, मुझको इस टीचर से पढ़ना है, इस टीचर से नहीं पढ़ना है, ये सब डिसीजन आप किस बेस पे लेते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक यू फॉर दैट यू गिविंग मी इंटरव्यू, इट्स मीन्स a lot to me, and I'm grateful that इट्स you agreed meeting for today. So I'm so thankful for that. First thing is that many congratulations for securing all India rank one in JAN examination. Is incredible achievement that you have. So the this achievement reflect an incredible amount of hard work, dedication, consistency. No one understand the effort behind it because we see only कि आपने कितना उसको अच्छे से आपने ऑल इंडिया रैंक वन लाया, पर उसके पीछे जो आपका कंसिस्टेंसी था, जो हार्ड वर्क था, वो कोई नहीं देखता। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ रिजल्ट ऑफ showing up every single day with discipline, determination, and today we can see the outcome of all those effects. So in this interview I would love to talk about your journey, the challenges you faced, the discipline you maintained, and the strategies that help you achieve all India rank 1. I hope our conversation will help all CS students and the people who watching us. थैंक यू अभिषेक। फर्स्टली टेंथ टेंथ तो मेरी कोविड में ही गई थी, मतलब कोविड था तो टेंथ Hmm. में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मैं, सिंसियरली। Hmm. फिर और प्लस वन प्लस टू में बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्लस टू में आई हैव स्कोर 97% एंड हैव टॉप्ड Hmm. एट माय सिटी। एंड देन Hmm. आफ्टर द प्लस टू रिजल्ट आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट माय करियर। So I then prefer the MBA, doing MBA from IIM. So I started preparing CAT exams. But then after 1.5 and 2 years, I realized that no, it's not better option. So I moved towards CA. After 1.5 years, I moved towards CA. Then that 1.5 years, matlab, I've disturbed my life and me also. And then I started CA from August 24. And after then from there, I started the maintaining consistency. I had prepared my strategy for my foundation and inter both before starting my Hmm. preparations. That what would I You do started in, both. well, I have started strategy. I know in my mind what I have to do if I found CA foundation after giving exams, how many days I have to enjoy, 10 to 15 days. Then I started my classes and all. I've started that. Well, I have that strategy before that. Then I started for CA foundations 4th of August में भी, and मतलब सुबह 4 बजे से मैं पढ़ना चालू किया। Hmm. हमारे होता है कि भगवान का नाम लेके पढ़ते हैं, गणेश जी का, तो 4 बजे मैंने वहां से Hmm. चालू किया और बस Hmm. वही कंसिस्टेंसी 4-5 बजे उठने वाली मेरी बनी आ Hmm. रही थी। फाउंडेशन में मैं फाउंडेशन में 4-5 बजे उठता, 7 से 8 डेडिकेटेड मैं कंसिस्टेंसी पढ़ता हर दिन। Hmm. Hmm. तो फाउंडेशन में मेरा फिर स्कोर आया 336। Hmm. मेरा जो मतलब मेन जो मेरा वो था, जो कहते हैं की पॉइंट या की स्ट्रेटेजी, वो थी कंसिस्टेंसी और मल्टीपल रिविजन्स। Hmm. जैसे Hmm. मैंने मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ता था, एक भी दिन मैंने अपना डिस्टर्ब नहीं होने दिया Hmm. क्लासेस चालू होने के बाद। और
मॉक टेस्ट और रिविजन्स मैंने लॉ की फाउंडेशन में भी 4-5 रिविजन्स की थी। हम्म 4-5 रिविजन्स लॉ की और मल्टीपल मॉक टेस्ट मैंने 40-50 मॉक टेस्ट तो उस टाइम भी दिए थे। 40-50 मॉक टेस्ट उस टाइम पे दिए था। हाँ, पर सब्जेक्ट 10-12 मॉक टेस्ट ना। हम्म जैसे मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का अपने कहते तो मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होते, पहले नहीं हम्म होते थे। तो उसका हम्म मैंने हमारे टीचर की एक बुक आती है, उसमें थे स्कैनर। 500 क्वेश्चंस, 500 हम्म क्वेश्चंस आई थिंक आई रिमेम्बर। तो मैंने वो 500 क्वेश्चंस किए, अच्छा। 500 एमसीक्यूज। और हम्म सेम मैंने इकोनॉमिक्स की स्टार्ट दी थी, तो मतलब इट्स इक्वल टू 5 to 10 मॉक टेस्ट। हम्म तो मेरा ये फाउंडेशन का जर्नी था। फिर हम्म फाउंडेशन के बाद मैंने 10-15 दिन अपना जो मतलब थोड़ा बहुत इंजॉय किया, ये लीन पीरियड रखा। फिर हम्म उसके बाद मैंने इसकी इंटर की क्लासेस परचेज की। इंटर की हम्म क्लासेस परचेज करने से पहले मैंने चालू की 3 सब्जेक्ट्स। हम्म अब वो 3 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स हम्म एंड आई डोंट नो लॉ एंड हम्म कॉस्ट। हम्म मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पहले 3 करने हैं, पहले फर्स्ट ग्रुप के, हम्म मिक्सअप चलने दिया जैसा मतलब मेरा मन करता था। तो हम्म वही सेम स्ट्रेटजी अपनाई, सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ना। मेरा हम्म सबसे मेन स्ट्रेटजी जो मैं हर इंटरव्यू में भी बताई है, आपको भी इसमें भी बता रहा हूँ, कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे लॉ, वो मैंने हमेशा ही सुबह रिवाइज किया। मतलब हमेशा ही सुबह उसकी हम्म क्लासेस ली, रिवीजन भी उसकी मैंने सुबह ही की, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि दिमाग में जो बैठ गया वो हमेशा के लिए बैठ गया। हम्म तो थ्योरी हम्म सब्जेक्ट्स के लिए तो मेरी हमेशा से यही स्ट्रेटजी है कि सुबह पढ़ो और रिवीजन और मॉड्यूल से पढ़ो। हम्म मैं मॉड्यूल से ही पढ़ता था थ्योरी हम्म सब्जेक्ट्स तो। और जैसे ही फिर मेरा एक सब्जेक्ट खत्म होने लगता, अगर थ्योरी सब्जेक्ट्स खत्म हुआ, फॉर सपोज लो मेरा खत्म हो गया, तो फिर मैंने ऑडिट चालू कर दिया। अकाउंट्स खत्म हुआ तो एफएम चालू कर दिया। कॉस्ट खत्म हुआ तो मैंने टैक्सेशन चालू कर दिया। ऐसे करके जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होता, उसी के ही नेचर का सब्जेक्ट मैं चालू कर देता आगे। अच्छा। तो इस तरह मेरी क्लासेस मेरी 5 to 5.5 मंथ्स में मैंने कंप्लीट कर ली थी, ऑल हम्म सेफ इंटर क्लासेस। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रिवीजन चालू की, तो मेरे पास रिवीजन के लिए सफिशिएंट 4.5 महीने बच गए थे। हम्म रिवीजन का फिर 4.5 महीने बच गए, तो मैंने रिवीजन स्टार्टिंग की लो लो एंड ऑडिट से, थ्योरी से। तो उसमें क्या था कि ऑडिट के लिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ऑडिट को मैंने राइट फ्रॉम द डे ऑफ क्लासेस, मैंने ऑडिट की लैंग्वेज छोड़ी नहीं। और जिस ऑडिट और की लैंग्वेज। ब्रेक नहीं की, छोड़ी नहीं, मतलब मैं अच्छा। डेली क्लासेस, 8 दिन की मतलब उससे क्लासेस लगती। कनेक्ट रहते थे आप दिन में, मतलब हाँ, थोड़ा बहुत छूटना नहीं कनेक्टेड। चाहिए वो। हाँ, हम्म डेली छूटनी नहीं चाहिए ऑडिट की लैंग्वेज। हम्म और फिर लॉ की तो क्या थी, लॉ की तो छूट गई थी क्योंकि मैंने और भी क्लासेस चालू करनी थी। फिर लॉ का क्या हुआ, जैसे मैंने लॉ की रिवीजन चालू की, तो राइट फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ रिवीजन मैंने एग्जाम डे तक भी लॉ की लैंग्वेज नहीं छोड़ी। हम्म मतलब ये मेरी स्ट्रेटजी थी थ्योरी सब्जेक्ट्स की, कि मैंने लैंग्वेज हम्म जब पकड़ ली ना उसकी, तो हम्म, उसकी लैंग्वेज छोड़ी ही नहीं फिर। अच्छा। और फिर अकाउंट्स में से सबसे पहले मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सबसे पहले रिवीजन वीडियोस लगाई यूट्यूब पर, ताकि मैं उनसे हम्म कनेक्ट हो जाऊं दोबारा। अच्छा। हम्म कनेक्ट होने के बाद फिर मैंने अपनी जो मेन रिवीजन कहते हैं, फिर वो चालू हम्म की। हम्म, ये मेरी हर एक सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही थी ऐसा। अच्छा। Oh, so Kanaya, it's been a 8 month. I'm doing making videos content for CS students, and I'm grateful कि मैं एक AR ऑल इंडिया रैंक 1 से मैं बात कर रहा हूँ। So मैंने इसके पहले भी इंटरव्यूज वगैरह लिए हुए हैं, अगर आपने मेरा चैनल देखा रहेगा तो ना, जैसे आपने 3-4 बातें बताई कि आप सुबह उठ के पढ़ते थे, ठीक है। और आपने बताया आपने मॉक टेस्ट बहुत सारे किए, और आपने क्लासेस 4 महीना पहले जल्दी खत्म कर दी थी। तो मोस्टली क्या होता है कि जब जब आपकी वीडियो या फिर आपका इंटरव्यू कोई देखता है, तो वो ना ये चीजें पकड़ लेता है कि आप सुबह उठ के पढ़ते थे, आपने 15-20 मॉक टेस्ट पेपर दिया, और आपने 4 महीना पहले क्लासेस जल्दी कर दी। तो मैं आपसे एक बात और इसमें क्लियर करवाना चाहता हूँ, आप सोते कितने बजे थे? सोता मतलब अच्छा सोता, मैं सुबह अगर 5-6 बजे जैसे फाउंडेशन में स्टार्टिंग की थी मैंने क्लासेस, तो मैं हम्म रात को 10-11 बजे सो जाता था। मतलब मेरा ये था कि 7 घंटा मेरे को रात को चाहिए और 1.5 से 2 घंटा दोपहर को चाहिए। हम्म और मोस्टली ऐसा क्या होता है, जैसे आपने बता दिया सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या लगता है कि मतलब सुबह उठ के पढ़ना, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई रहेगी तो सुबह उठ के आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग को कुछ जाने वाला नहीं है। सो जैसे कि आप 10 बजे सो जाते थे, तो आप सुबह उठ जाते थे 5 बजे, पर आजकल कैसा इंटरव्यू देखने के बाद लोग क्या बोलते हैं, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि मुझे बोलते हैं कि अरे सर सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। अरे मैं बोला हूँ सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बट रात में जल्दी तो सो। जैसे आप 10 बजे सो जा रहे हो,
तब आप सुबह उठ के पढ़ पा रहे हो। अगर आप रात में 1-2 बजे सोओगे तो आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल है। वो तो वही सेम चीज है ना। और मैंने जैसे इंटर में मैं सुबह उठ के मतलब हर बार सुबह उठ के नहीं पढ़ा। जब इंटर का मेरा रिवीजन टाइम आया, तो अच्छा रिवीजन टाइम में क्या था, उस टाइम मैं रात को 2 बजे पढ़ता था। वो अच्छा 4 महीने मैं रात को 2 बजे पढ़ता था, क्योंकि मतलब थोड़ा-सा घर का माहौल वैसा था कि मुझे उस टाइम वो पढ़ना पड़ता था। अच्छा अच्छा। फिर रात आप फिर उठते कितने बजे तक, अगर 2 बजे सो रहे हो तो? आठ मेरे को बजे जैसे साढ़े 6-7 घंटा ही नींद चाहिए, तो साढ़े 8-9 बजे उठता था मैं। अच्छा, मतलब उसके बाद आपको नींद नहीं आती थी पढ़ते टाइम? कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ रहे हो और आपको ऐसे नींद आ रहा है हल्का हल्का, ऐसा होता था कभी? नो, नहीं, वो तो नहीं हुआ कभी मेरे मतलब साथ। अगर आप नींद पूरी करके पढ़ाई करोगे आप, तो अच्छे से आपको हुँ, नींद नहीं आएगी। और हाँ, आपने बोला कि मॉक टेस्ट मैंने दिया था, तो मुझे हुँ, समझ में आ रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की रही रहेगी। आपने अगर 10-15 मॉक टेस्ट दे दिया, बेसिकली ना ऐसा होता है कि लोग डरते हैं मॉक टेस्ट देने से, यार भी दे दूंगा हुँ, आपके साथ, मतलब आपके दोस्त लोग रहे होंगे, आपने तो हुँ, नहीं ऐसा फेस किया रहेगा, बट ऐसा होता है कि इट्स माइट हैपन विद लॉट ऑफ पीपल कि वो डरते हैं मॉक टेस्ट देने से। ऐसा होता है हुँ, कि भाई यार दूं कि नहीं दूं, क्योंकि पढ़ाई ही पूरी नहीं होती है, एंड तक ना पढ़ाई पूरी नहीं होती। देखो आपका हो गया, पर जो मेजोरिटी स्टूडेंट जो नॉर्मल है, क्योंकि आपको भी पता है कि रैंक हर महीने 50 रैंक आती है, ठीक है, और उसमें भी देखो इस जो सीए में पास होना ही बड़ी बात है, और उसमें आप रैंक ला रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें आपको कभी ऐसा नहीं होता है, जो नॉर्मल बच्चा है जो बहुत एवरेज है, ठीक है, उसके लिए ना वो पास हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो डरता है कि यार मैं मेरा अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं? आप समझ रहे हो, जो एक नॉर्मल हाँ, ऐसा हाँ, होता है ना। समझ रहा हूँ मैं। ऐसा बहुत हम्म बार होता है, क्योंकि जब मेरे अंदर खुद के अंदर वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैंने जब तक 3 रिवीजन पूरी नहीं कर ली मेरी, कि मैं मॉक टेस्ट को हाथ लगा लूँ। हम्म 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 मैं मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे जब तक 3 रिवीजन नहीं हुए, तो मेरा ऐसा मन ही नहीं किया कि मैं उसको मॉक टेस्ट को उठा लूँ। तो सिलेबस प्लस 2-3 रिवीजन तो कम से कम होने चाहिए मॉक टेस्ट को हाथ लगाने अच्छा से पहले। हम्म तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है स्टार्टिंग से, फ्रॉम द डे 1। आप अपनी भी हम्म। कब क्या कैसे होगा। ने तो एग्ज़ैक्ट नहीं है। टाइम टेबल नहीं होता है, कि तो नहीं एग्ज़ैक्ट है टाइम जैसे। टेबल होता है। हाँ, होता है। बोलो बोलो बोलो, आप बोल रहे थे, कंटिन्यू करो। जैसे कई बार होता है कि जैसे अपने एग्ज़ैक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं कि इस दिन ये हम्म करूँगा, 15 दिन में ये हो जाएगा, 30, कि वो एग्ज़ैक्ट टाइम टेबल मतलब ना बस इतना बनाओ कि 2 महीने में मैं ये क्लासेस पूरी करूँगा, 1 महीने में हम्म ये क्लासेस पूरी करूँगा, चाहे वो आगे-पीछे हो जाए, भी करना हम्म है। वो काम हम्म। 2 महीने में करना है, बस वो करो। ऐसे मत कि 1-1 घंटा प्लान मत करो। समझे? नहीं है, मुझे आप एक बात बताओ, जैसे आप जो चीजें सोच रहे हो कि मैं हुँ, 1 महीने के अंदर इसको ये खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं अपनी क्लासेस खत्म कर दूंगा, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ये आपको नॉलेज कहाँ से मिलती है, ये गाइडेंस कहाँ से मिलती है? जैसे कि आपका 12th खत्म हो गया, 12th के आपने इंटर स्टार्ट किया, इंटर के आपने ये सब्जेक्ट चूज कर लिया, ये टीचर ले लिए, तो ये गाइडेंस आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं होती। क्योंकि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जिसके फैमिली में कोई, मतलब वो फर्स्ट जनरेशन ये कर रहा है, बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, तो उसको कुछ आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने डिसीजन किस बेस पे लेते हो कि आप जो चीजें कर रहे हो, जैसे सॉरी। आप ये क्वेश्चन आपने, मैं पहली बार पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके साथ ये पहला बार हो रहा रहेगा कि कोई, जैसे मुझे कुछ पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं सीए फाउंडेशन मैंने पास कर लिया, अभी मैं बहुत, मेरे आजू बाजू कुछ बताने के लिए नहीं है। जैसे आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया, फिर उसको आपको पता था कि मेरे को इसको खत्म करना 4 महीने पहले, मेरे को ये चीजें देख के चलनी है, मुझको इस टीचर से पढ़ना है, इस टीचर से नहीं पढ़ना है। ये सब डिसीजन आप किस बेस पे लेते हो कि आगे आपको क्या करना है और कैसे आप पास हो जाओगे? क्योंकि आपको कोई गाइडेंस करने वाला था कि क्या चीजें थी जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं? मैं भी सेम ही पर्सन हूँ कि हमारा कोई हम्म वैसे सच कोई सीए बैकग्राउंड नहीं है। तो हम्म मैंने एक बार नवंबर 22 में जब रिजल्ट आया था, हम्म सीए दीक्षा गोयल, हम्म आप तो जानते हो नवंबर 22 ही था शायद उनका अटेम्प्ट सीए इंटर का, जो उनका ईयर 1 आई थी। तब क्या था, उस टाइम मैंने एक बार उनका ऐसे मतलब चलते हुए इंटरव्यू देख लिया था, ऐसे स्क्रॉल करते हुए। तो हम्म। मुझे लगा कि अगर मैं सीए करूँगा तो इनकी स्ट्रेटजी ही फॉलो करूँगा। अच्छा अच्छा। तो मैं कहता भी हूँ कि मैंने सीए इंटर में तो उन्हीं की स्ट्रेटजी फॉलो की, सीए दीक्षा गोयल की, अच्छा, जो उनकी उन्होंने अपने उनकी इंटर में फॉलो की थी, और क्या वही उनकी सेम उनकी मेंटर्स मैंने चूज़ किए। अच्छा, मतलब आपने, जैसे आप नाम बता सकते हो अकाउंट्स में किसका था, क्योंकि हाँ, मैं मतलब बताता हूँ। अकाउंट। अकाउंट्स में मैंने लिया सी प्रवीण जिंदल सर, हाँ, एंड प्रवीण इंदल, हाँ। लॉ फॉर सी अंकिता भट्टी मैम, हम्म। एंड देन फॉर टैक्सेशन डीटी आई प्रेफर्ड सी भंवर बुराना सर, आईडीटी राजकुमार। आईडीटी सी राजकुमार सर, एंड देन कॉस्ट पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, एंड फॉर हम्म ऑडिट सी कपिल गोयल सर, एंड देन हम्म एफएमएसएम
और सीए स्वप्न पटनी सर। जिंदल। तो प्रवीण जिंदल बहुत डिटेल क्लासेस करवाते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं उनके बुक में। तो इतना हम्म। अभी एग्जाम के डे के दिन आपको पता है कि मुझे कम से कम क्वेश्चन करना ताकि ज्यादा कवर हो जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 1.5 दिन या फिर 5 दिन में आप कैसे सम अप करते हो चीजों को? जैसे आपने कोई भी तो मेरे तो क्वेश्चन जैसे बहुत ज्यादा छह, रहते हैं। हाँ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस की ड्यूरिंग माय रिवीजन में मैंने हर क्वेश्चन की 4 से 5 बार प्रैक्टिस की हुई है। अपने इतना टाइम कैसे, देखो इतना तो लेक्चर देख के कंप्लीट नहीं होता है वहां पे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता उसमें, आप 10 मॉक टेस्ट कर ले रहे हो, आप 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हो, कैसे कर ले रहे हो? तब क्या आपको वही ना। चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं? नहीं, हाँ समझ में तो आ जाती है, ये कोई इशू नहीं है, पर प्लानिंग होता है ना, हर एक चीज का प्लानिंग होता है कि क्वेश्चन 4 बार कर लिया मतलब ऐसे नहीं भी हर महीने 4 बार मैंने पूरा पूरा करके देखा है। पहले 2 बार पूरा पूरा करके देख लिया, तीसरी हम्म। बार मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे, चौथी बार मैंने सिर्फ हम्म। कैलकुलेटर पे कर दिया, हो गया। अच्छा। समझ रहे हो? वैसे हाँ हुआ हाँ, 4 बार समझा। ना। और और जब मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, तो हम्म। जो सर के क्वेश्चंस है वो आते तो इनका मतलब अपने, मैं वैसे नहीं कह रहा, जो टीचर्स का सोर्स है, वो टीचर्स का हम्म। सोर्स भी तो आरटीपी एमटीपी है ना। ये जो क्वेश्चन हम्म। बैंक का सोर्स है, ये वो भी तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज है। और वो मैंने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सोल्व करी किए थे जब 10-12, तो मेरे को याद आ रहा था कि ये तो सेम वही क्वेश्चन है, तो मैं फिर उस टाइम वो कर रहा था। तो वो आप ऐसा आपको करके वो फिफ्थ रिवीजन हो गया। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता है, तो आपको क्या हम्म। लगता है मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये वाला? ऐसा कभी होता है तो आपके साथ? हाँ मेरे साथ हुआ था। मैं क्या बताता हूँ, फाइन एफएम के, एफएम हम्म। में मतलब जो एफएम का जो एमटीपीस मैंने सोल्व किया, आईसी की गलत है कि एक क्वेश्चन फैक्टरिंग वाला जैसे एक है टॉपिक, तो हम्म। फैक्टरिंग वाले क्वेश्चन के अगर 10 टाइप के क्वेश्चन है, तो आईसी का 10 टाइप के आंसर है। हम्म। तो उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ, बाद में मैंने थोड़ा बहुत टीचर्स वगैरह से मतलब पूछा, या फिर जो मेरा बड़ा भाई है उससे पूछा, तो उसने कहा कि यार ये तो मतलब छोड़ दे उसको, अच्छा। जो टीचर ने बताया है, स्वप्न सर ने बताया उसको कर ले, वो छोड़ दे, मतलब इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और एक ऐसा हुआ कि क्वेश्चन आया था, जैसे जो कहते हैं ना सीए Jan 26 में एक फाइनल का क्वेश्चन आया था एफएम में, हम्म। अगर आपको रिमेम्बर होगा तो। हम्म। तो वो क्वेश्चन मेरा एमटीपी में आ चुका था, अच्छा। मतलब सेम टू सेम नहीं, थोड़ा बहुत उसे मतलब 50-60% मैचिंग करता वो उसमें आ चुका था। उस टाइम मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, भाई ये क्या पूछ लिया, ये टीचर ने भी नहीं पढ़ाया और कहीं पे भी मतलब कुछ भी नहीं आया। उस टाइम मैंने उस हम्म। क्वेश्चन के ऊपर 1 से 1.5 घंटा लगा के उसको अच्छे से समझा भी क्या कहना क्या जा रहा है। और जब वो हम्म। फाइनल के पेपर मतलब इंटर के पेपर में आया, तो मैंने उसको 15 मिनट में सोल्व कर चुका था मैं वो क्वेश्चन। और मेरे मैंने अच्छा। उसमें मेरे को फुल मार्क्स मिले थे। अच्छा। अच्छा। तो क्वेश्चन आता है ऐसा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि कॉन्फिडेंस लूज होता है, पर वो समझो ना फिर उसको, वही बात है, समझो उसको टाइम लगा के ना। आपका प्लानिंग का बेस क्या होता है? देखो ये ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट एक्चुअली में लोगों के मन में आती हैं कि यार प्लानिंग ही कैसे कर रहा है बंदा। देखो आपने बता दिया कि हाँ मैं ऐसा ऐसा किया था, बट कैसे किया था? देखो ये छोटी छोटी बातें सबके मन में होती हैं जो एज अ इंटरव्यू आपको, क्योंकि आप एवरेज जो नॉर्मल स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं हो पाता आपका, बट वो हम्म। क्वेश्चन मुझसे पूछे मुझे कि सर प्लानिंग कैसे करूँ, किस बेस पे प्लानिंग करूँ? जैसे आपको बताया कि मैंने ऐसा ऐसा प्लानिंग किया, ऐसा ऐसा प्लानिंग किया, तो ड्यूरेशन कैसे डिसाइड कर लिया आपने? इसको पहले करूंगा ये कैसे डिसाइड कर लिया आपने? ऐसा होना चाहिए ये कैसे डिसाइड कर लिया आपने? वो आपका बेस क्या रहता है कि आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, सपोज का नहीं कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो वो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहता है, उसके पीछे क्या थिंकिंग रहती है आपकी, कि जो आप चीजों को सही ढंग से कर पाते हो और सही प्रॉपर मैनर में कर पाते हो? सबसे पहले तो एक अपने कहते हैं ना, जो अपने 12th में पढ़ते हैं, सबसे पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अपनों को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपनों को अचीव क्या करना है। हाँ, अचीव क्या करना है, पहला ये चीज हो गया। पहला मेरा था रैंक 1, हाँ, फर्स्ट रैंक ऑफ वन। ऑल। हाँ। अब उसके लिए मैं क्या प्रेफर करूंगा, कोई रैंक 1 की मतलब कोई इंटरव्यू या उसकी कोई स्ट्रेटेजी अगर मेरे दिमाग में ऐसा कोई कुछ नहीं है, तो मैं रैंक 1 को ही हम्म। देखूंगा। तो हम्म। मैंने रैंक 1 में मैं सिर्फ दीक्षा गोयल को ही रिलेट कर पाया अपने साथ। मैं आपको पहले भी बताया था कि उनके साथ उनका जो रूटीन था, उनका जो कल्चर था घर का, तो मैं उसके थोड़ा बहुत अपने साथ रिलेटेबल था। तो मैंने सोचा हाँ ये कर सकता हूँ मैं। तो अच्छा। उनको उनका फिर मैंने स्ट्रेटेजी उठाई और फिर उसको अपने घर के रूटीन के हिसाब से मिक्सअप करके मैंने वो किया। ये समझ स्ट्रैटेजी रहे हैं? थी कि आपको मॉक टेस्ट ज्यादा ज्यादा देने, क्लास जल्दी हाँ, खत्म सबसे करना है। पहले कि जब क्लास 5 महीने में खत्म करनी है, साढ़े चार हम्म। 5 महीने रिवीजन के लिए निकालने हैं, और हम्म। 100+ मॉक टेस्ट देने हैं।
और सेकंड था मल्टीपल रिविजन्स लगानी है 6 से 7 बार, जैसा उन्होंने भी सेम ही किया था, लो की 8 बार रिविजन लगाई थी उन्होंने, और एडवांस अकाउंट्स की 8 बार रिविजन लगाई थी। तो सेम मैंने भी वैसे किया। तो वो अच्छा। स्ट्रेटजी वहां से पिक हुई, और फिर मैंने अपने घर के हिसाब से देखा भी, उनका जो था उन्होंने सितंबर में ही मॉक टेस्ट सोल्व करने चालू हो गया, तो मेरा वो था नवंबर के साइड, कि मैंने नवंबर में सोल्व किए। क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने अपनी स्ट्रेटजी मिक्स की कि तीन मॉक, पहले मैं 3 रिवीजन करूंगा, उन्होंने क्या किया अपने फर्स्ट रिवीजन के बाद ही मॉक टेस्ट चालू कर दी। तो मैंने क्या अच्छा। किया अपने 3 रिवीजन के बाद किया कि मेरे को कॉन्फिडेंस कब आए, हम्म। समझ रहे हो, मेरे को कॉन्फिडेंस समझ। आना चाहिए करने का, कि चलो उन्होंने 1 महीने बाद फर्स्ट रिवीजन के बाद कर लिया, पर मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने 3 रिवीजन के बाद किया, तो मेरा 2 महीना और चला गया। हम्म। फिर मैंने 1 नवंबर से चालू किया, तो 1 महीना मैंने मॉक टेस्ट ही सोल्व किए, सिर्फ मॉक टेस्ट सोल्व किए, सिर्फ क्वेश्चंस, जितना मैं क्वेश्चंस मॉक टेस्ट सोल्व कर सकता था 12 घंटे, यानी कितने हो गए, 120, 360 घंटे हो गए। अब 360 घंटे में एक बंदा 100 मॉक टेस्ट, और प्लस 60 घंटे, मतलब कितना भी कुछ कर सकता है 1 महीने में, अगर 1 महीने हम्म। सिर्फ रिवीजन के लिए लगाए तो। अच्छा। और फिर मेरे को उस 1 महीने में मैं अपने ऐसे पॉइंट नोट डाउन कर लेता था, कि अकाउंट्स में नोटबुक लगा रखी थी मैंने, कि अकाउंट्स में मेरी इस जगह कमी है, इस एएस में ये हम्म। कमी है, इस कैलकुलेशन में कमी है, इस मॉक टेस्ट में हम्म। कमी है, ऐसे 6 7 सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स की मैंने लिख लिया था, कि किस हम्म। जगह मेरे को क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा। फिर 1 महीना मैंने वो उसी के लिए स्पेयर छोड़ा था, कि वो सारी जो दिक्कतें आ रही है मैं उस 1 महीने में सोल्व करूंगी। अच्छा। आपके कंसेप्ट में कभी दिक्कत नहीं होती थी कि आप जब टीचर से देखो ये सब चीजें पहले होता है कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर उसके ऊपर चीजें ऐड ऑन होती है। सबसे पहली चीज मुझे जहां तक लगती है कि कंसेप्ट अकाउंट्स का हो, लॉ का हो, ऑडिट का हो, वो कंसेप्ट जिससे आप पढ़ रहे हो वो उसमें कभी दिक्कत आती थी कि यार मुझे कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, टीचर मुझे समझा नहीं पा रहे अच्छे से, या मैं समझ नहीं हाँ, पा रहा हूँ टीचर का, ऐसा कुछ? कभी कभार होता था कि मतलब टीचर समझा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा, ये मेरे को बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है, हम्म। कि ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। तो मैं हम्म। क्या करता, टीचर पे वैसे तो फेथ करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, फिर मैं क्या करता, कुछ चैट जीपीटी या जेमिनी अपने पास सोर्सेज होते हैं आज, हम्म। तो मैं उधर रेफर करता था कि मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है और उसको और इसी तरीके से कैसे समझा जा सकता है, फिर मैं वो चैट जीपीटी और जेमिनी से करता था कंसेप्ट क्लियर अपने। कौन से सब्जेक्ट में मोस्टली होता था ऐसा, आपको याद है? ये सब मुझे मतलब हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत होता ही होता था। अच्छा। अच्छा। जैसे लो के कोई 3 4 प्रोविजंस, या अच्छा। एक पूरा चैप्टर में कोई, हर चैप्टर में एक दो प्रोविजंस, टैक्सेशन में टीडीएस वगैरह में थोड़ा बहुत दिक्कत आती थी। हम्म। हम्म। एंड आई वुड से अकाउंट्स में कुछ एक चैप्टर्स में क्या होता था, मतलब आईसीए क्या है बहुत ज्यादा डीप में चले जाती है, तो कई बार टीचर चीज को इररिलेवेंट कर देता है। हम्म। तो जैसे वो मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट में मेरे को वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता था, भैया ये कहाँ से पूछ लिया कंसेप्ट, मतलब ये क्या पूछ लिया आईसीए ने, गलत है सही है, तब मैं जाके उधर रेफर करता था। फिर टीचर ने तो पढ़ाया हुआ लेकिन ऐसे ही उसको और एडवांस लेके जाके पूछता था। अच्छा। और कॉस्ट में तो कभी नहीं हुआ। हम्म। ऑडिट ऑडिट में थोड़ा बहुत होता था, ऑडिट का एक चैप्टर था रिस्क असेसमेंट वाला, वो थोड़ा हम्म। बहुत ज्यादा, वो ज्यादा टेक्निकल था, एक उसमें हुआ था बस। अच्छा। मतलब आप जब पढ़ते हो, लेक्चर देखते हो, आपका रहता है कि यार ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब ये हम्म। आ क्यों रहा है, ये थॉट प्रोसेस रहता है कोई भी अगर सब्जेक्ट कर रहे हो। तो ये जो भी मेरे पास मान लो, अगर सपोज अपन कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, मान लो ऑडिट का चैप्टर कर रहे हैं, तो ऑडिट में ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो अपन असर्शन क्या होता है, असर्शन ही क्या होता है, असर्शन में अपन क्यों चेक कर रहे हैं, क्या नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब पीपी का चेक कर रहे हैं, फिक्स एसेट रजिस्टर हमारे पास आ रहा है, एडिशन चेक कर रहे हैं, डिलीशन चेक कर रहे हैं, तो हर चीज के पीछे आप लॉजिक ढूंढते हो, वेदर इट इज थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्या हाँ, अप्रोच क्या रहती है सब, मतलब लेक्चर देखते ना अप्रोच क्या रहती है आपकी? मेरी अप्रोच रहती है कि कुछ उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करना सीखो, कि अगर प्रैक्टिकल में मेरे साथ ये हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म। या फिर इसका क्या सॉल्यूशन होगा, या कैसे हो सकता है, कैसे जोड़ तोड़ मोड़ के ये हो सकता है, मैं प्रैक्टिकली रिलेट करता था उस चीज को। अच्छा। सो कन्हैया, अभी अभी ऐसा होता है कि आपने आपका अच्छा मार्क्स आया, आपने भी स्ट्रैटेजी देखी और अपने हिसाब से काम किया और आप पास हो गए। तो आपके हिसाब से, आपको पता है मेजोरिटी बहुत बहुत बच्चे फेल होते हैं, बहुत बच्चे फेल होते हैं, और बहुत बच्चे कांटे पे पास होते हैं, कि जो फेल भी हो सकते थे। तो ऐसा रीजन क्या है, ऐसा क्या चीज है जो बच्चे पढ़ते भी हैं फिर भी फेल हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कमी होती होगी जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो बच्चे बस मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, कि जो बच्चे बस 315 300 पे या फिर 295 280 पे फेल हो जाते हैं, जिनके लिए सीए बहुत हार्ड हो जाता है, यार सीए निकल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा हो जाता है।
क्या लगता है आपको, क्या ऐसी चीज है जो कमी होती होगी? सबसे मेन रीजन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने किया है, वो उस बच्चे बहुत ज्यादा मल्टीपल मटेरियल को रेफर करते हैं। अच्छा। लॉ के लिए वो 4-5 टीचर्स की बुक्स देख रहे हैं, अकाउंट्स हम्म के लिए 4-5 टीचर्स के कंसेप्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, हम्म हम्म मतलब यूट्यूब पे ही मेनली। यूट्यूब पे हम्म वो मल्टीपल कंसेप्ट, मल्टीपल मटेरियल्स, फिर हम्म, उनको हर मटेरियल को अपने अंदर सोचना भी, इसको समझना, तो वो जा ही क्यों रहे हैं उधर। एक अच्छा। टीचर ने लॉ पढ़ाया, उस किस चीज टीचर के लिए कोई चीज रेलेवेंट है और किसी के लिए वो इरेलीवेंट है, तो वो जो रेलेवेंट अपने बुक में रख देता है, इरेलीवेंट हटा देता है। अब दूसरी हम्म टीचर के बुक में क्या होता है कि वो रेलेवेंट भी है और वो इरेलीवेंट भी है, तो उसको लगा यार ये हम्म टीचर तो गलत पढ़ा रहा है, उसकी बुक रेफर हम्म करता हूँ। हम्म फिर तीसरे टीचर के बुक में गया, अरे लगता है उसको वो तो गलत पढ़ा रहा है, उसकी बुक में गलत लगा हुआ, वो उस तीसरे टीचर के बुक में गया, सेम विद हम्म ऑडिट एंड सेम विद एसएल। हम्म तो फिर वो क्या करते हैं, उनका वो पजल हो जाता है किसकी बुक क्या रेफर करूं, वो फिर सब पढ़ने लग जाते हैं। हम्म तो वो सब पढ़ने क्यों है, आप सीधा मॉड्यूल पर जाओ, अब मॉड्यूल से ऊपर तो कोई नहीं जा सकता ना। हम्म तो मेन तो यही है कि वो मल्टीपल मटेरियल्स रेफर करते हैं। और दूसरा, अब आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अकाउंट्स, कॉस्ट हम्म एंड टैक्सेशन एंड एफएम। हम्म तो हम्म इसमें क्या करते हैं कि एक टीचर जो अपने रेगुलर क्लास में जो अपने टेक्निक सीखी है, क्योंकि हम्म हर टीचर को सम सोल्व करवाने की अलग टेक्निक होती है, हम्म कंसेप्ट समझाने का अलग तरीका होता है, कंसेप्ट को पढ़ने का भी तरीका होता है, इंटरप्रेट करने का। तो वो हर टीचर का डिफर करता है। कभी कभार क्या होता है कि एक क्वेश्चन एक टीचर ने मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो वो टीचर को एक क्वेश्चन के लिए रेफर करता है, वो बढ़िया है। समझा। भी एक कॉन्सेप्ट है हम्म उस टीचर का बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरे टीचर के पास जाओ सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो बढ़िया। वो बच्चे क्या करते हैं, अरे ये कॉन्सेप्ट इसने गलत पढ़ाया, क्या पता इसने सारा सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सही वो बात है। दूसरा टीचर रेफर कर लेते हैं। अब वो हम्म दूसरे टीचर की टेक्निक करना, क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक्स वगैरह अलग होती है। फिर वो तीसरे टीचर ऐसे क्या ना, बहुत सारे टीचर्स के पास घूमते रहते हैं, और उनके हम्म पास एग्जाम से एक महीना पहले और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए कोई फिक्स मटेरियल होता ही नहीं है। अच्छा, सही बात तो मैं कहता हूँ कि एक ही टीचर को फॉलो करो, एक आधे है। कंसेप्ट के लिए तो अलग बात है। एक ही टीचर को फॉलो करो, एक ही मटेरियल को फॉलो करो जब आप रिवीजन कर रहे हो। हम्म क्योंकि क्या होता है, जब थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मेनली जो अपने एक मटेरियल को रेफर करते हैं ना, उसकी पिक्चोरल मेमोरी अपने दिमाग में फिट हो जाती है, मतलब सेव हो जाती है। तो अब हम्म जब अपने एग्जाम में बैठते हैं ना, ऐसे पिक्चर याद आती है अपने, वो लाइन्स याद नहीं आती, अपने पिक्चर पिक्चर। याद आती है। हाँ, इस पेज पे इधर ये था और ये अपने को ऐसे पिक्चर दिख रही होती है। अब हम्म जब आप 4-5 मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो आपका मतलब कैसे करोगे ना, कौन सी सही पिक्चर बात है। आपको याद आएगी। और हम्म प्रैक्टिकल के लिए सेम प्रैक्टिकल, अब एक टीचर एक कंसेप्ट पढ़ा रहा है, एक तरीका पढ़ा रहा है, एक टेक्निक पढ़ा रहा है। अब वो टेक्निक हम्म मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ रिवीजन, या मैं राइट फ्रॉम द हम्म फर्स्ट डे वो टेक्निक्स कर रहा हूँ, तो मैं वही सेम टेक्निक मेरी चलेगी, और मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसको किस तरीके से सोल्व करूँ। अब वही आप 4-5 टीचर के देख लोगे, कोई टीचर किस तरीके से करा रहा है, कोई किस तरीके से करवा रहा है, तो आप हम्म, भूल जाओगे ना मैं कौन से टीचर की बात मानूं, सही बात है। वो कंफ्यूज हो जाओगे। और हम्म तीसरा, उनकी प्रैक्टिस में बहुत लैग करते हैं। मैंने मतलब कई हम्म स्टूडेंट से जब मैं एग्जाम सेंटर जाता था, वो जिस थोड़ा बहुत इंटरेक्ट होता था, वो पूछते थे कि आपने कितने सोल्व किए, मैंने कहा मैंने 100 किए। 100? मैंने तो एक भी नहीं किया। या तो बस ऑडिट कर लिया, एक सब्जेक्ट एक मॉक टेस्ट का या 2 मॉक टेस्ट के जो जैन 26 के आए, या रेलेवेंट अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट हुए, बस उनका ऑडिट कर लिया, हो गया बस। एक वो प्रैक्टिस बहुत लैग करते हैं। अच्छा अच्छा। अरे मतलब नहीं है, एक बात ऐसी भी होती है ना कि जैसे आप जो चीजों को लेक्चर देख के समझ लेते हो जितने जल्दी, बहुत लोग उतना ग्रास्पिंग पावर नहीं होता उनका, उनको हाँ, चीजें थोड़ी लेट में समझ में आती है। कुछ वो भी है ना, एक मैं वो 2x पर वीडियो देख रहे होते हैं। अच्छा। मैं मैं बता रहा हूँ, मैंने फाइनल के एफआर की क्लासेस चालू की है प्रवीण जिंदल सर से। तो हम्म मैं तो कई बार तो होता है कि वो वीडियो भी मेरे को पॉइंट 9 पर देखनी पड़ जाती है, अगर कोई कंसेप्ट मेरे को लगता है यार बहुत सर फास्ट चले गई, तो हम्म मैं पॉइंट 9 पे भी देखता हूँ, या 1.1 से तो अच्छा ऊपर कभी नहीं गया। और अच्छा कई अच्छा। मेरे मतलब जो कलीग्स हैं ऑफिस में, या फिर वो 2x पे देख रहे होते हैं, 1.5x 1.8x। तो हम्म वो बहुत ज्यादा खराब करती है, वो ग्रेस भी अच्छा। नहीं हो पाता ना फर्स्ट टाइम में। हम्म 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 क्योंकि सबका माइंड एक है, लेकिन वो जब उस चीज को 2 गुना मतलब स्पीड में देख रहे हैं, तो जो चीज मैं 2 घंटे में समझ रहा हूँ, आप एक्सपोज करो, हम्म वो उस चीज को 1 घंटे में देख के उनको प्रोसेस भी करना है, उनको समझना भी है, और हम्म, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा।
एक रीजन है कि लेक्चर मतलब ग्रेस्पिंग पावर, एक तो माइंड, आप मतलब आपको क्या लगता है सबका माइंड सेम होता है और हाँ लेक्चर को ऐसा होता है क्या? हाँ, सबका माइंड सेम होता है, मैं तो यही मानता हूँ। और ग्रैप्स करने का पावर, अभी जैसे आपने ग्रेस्पिंग। पीपी, आपने मान लो इंडिया 116 आपने भी पढ़ा पृथ्वी चंदेल के साथ, मैंने भी पढ़ा पृथ्वी चंदेल के साथ, आपने भी 1x पे, मैंने भी 1x पे, उसके बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग सेम होगी? जरूरी नहीं है हाँ ना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग में फर्क हो सकता है, क्योंकि क्या था कि मैं प्रवीण सर का वो 1 घंटे का लेक्चर भी मैं वो 1.5 घंटे में मेरा पूरा होता है। अच्छा। मैं उस चीज को बहुत ज्यादा प्रोसेस करता हूँ, तो मैं बल्कि बिग फोर में हूँ, तो बिग फोर में तो हम्म। और ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, तो मेरे को और ज्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या होता है कि अच्छा। हर एक चीज को रिलेट करना, और जब तक उस चीज को छोड़ना नहीं, वो समझ में ना आ जाए, सिर्फ क्लास को पूरा भी करना, वो मोटिव नहीं होना चाहिए ना। सही बात है। मान लो आप अभी आपने कौन सा इंडेक्स स्टार्ट किया, इंडेक्स 16 पहला? मतलब उनकी जो स्टार्टिंग थी, इंडेक्स 40, 16, 36, 38 तो एंड आप मान लो अब। आप 16 देख रहे हो, तो आप देखते हो कि भाई मेरे में पीपी में एफिक्स ऐसे रजिस्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा हम्म। है, मतलब प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, तो आप वर्किंग्स हाँ वगैरह में भी रिलेट करते हो सब चीज को? हाँ, वो बहुत ज्यादा रिलेट होता है। तो हेल्प होती है कि यार नहीं चलो यार लिस्टेड क्लाइंट्स देख रहा हूँ तो ये मदद हो जा रही है आजकल है कि इंडेक्स हम्म। एप्लीकेबिलिटी देख पा रहा हूँ, तो ये खुशी होती है आपको? हाँ, वो उस टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ये। और ऑडिट में जो मैंने इंटर में पढ़ा, सेम टू सेम वही वर्क फ्लो चलता है, सेम टू सेम वैसे ही ऑडिट होती है, वैसे ही आरएमएम, वैसे ही प्रोसीजर्स, सब हम्म। कुछ डिटो कट टू पेस्ट वही चलता है ऑडिट में। अगर वो उस अच्छा। टाइम समझ लिया तो वो बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, अगर आप अच्छा स्टैट ऑडिट के डोमेन में होता है। अच्छा कन्हैया, मुझे एक बात बताओ, आप बोलते हो कि आपने लॉ मॉड्यूल से पढ़ा और क्या नाम है, ये भी मॉड्यूल से पढ़ा, ऑडिट भी, तो ना हम्म। ऐसा होता है कि एक मॉड्यूल इतनी मोटी मोटी किताब है, तो एक दिन पहले आप कैसे एक मॉड्यूल पर से रिवाइज कर लेते हो? आपने, आपके साथ ऐसा होता है कि आपने स्टार्टिंग में पूरा मॉड्यूल पढ़ा, फिर जब दूसरी बार पढ़ते हो जो इररिलेवेंट चीजें हैं आप उनको नहीं पढ़ते हो, मेन मेन पढ़ते हो? ऐसा होता है क्या, मतलब क्या चीजें हैं कि आप मॉड्यूल पूरा एक दिन में रिवाइज कर लेते हो, इतना बड़ा मॉड्यूल? आप एक दिन का पूछ रहे हो, ड्यूरिंग द रिवीजन पूछ रहे हो? ड्यूरिंग द मतलब कभी भी ड्यूरिंग द रिवीजन भी उसको बहुत टाइम जाएगा और 1 डे बिफोर भी बहुत टाइम जाएगा एक पूरा मॉड्यूल हाँ से पढ़ने में, एक एवरेज हाँ, स्टूडेंट को, मतलब। तो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले फर्स्ट रिवीजन लगाई मॉड्यूल से, हम्म। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट रिवीजन में मैं ऐसे लगता था कि यार सारा पढ़ना है, सब पढ़ना है। सिर्फ कंसेप्ट को समझना अच्छे से, जो टीचर से समझ रहे हैं तो ठीक है, दोबारा मॉड्यूल से फिर उसको अच्छे से और ग्रेस्प करना है कि जो टीचर ने पढ़ाया मॉड्यूल से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट रिवीजन तो उसी में चल जाते हैं, कोरिलेशन में, जो टीचर ने मतलब आपने पढ़ाया और जो मॉड्यूल में लिखा है। आपने उनका मतलब लेक्चर देखा, रेगुलर लेक्चर देखा ऑडिट का, और उनकी भी बुक होगी, पर आपने उनकी बुक रिफर नहीं किया, आप समझने के बाद एक बार आपने मॉड्यूल खुद से रीड किया? हाँ नहीं, ड्यूरिंग द लेक्चर तो उन्हीं के मॉड्यूल से पढ़ा ना मैं, बाद में रिवीजन के टाइम मैंने मॉड्यूल रेफर की। अच्छा, तो आपको लगा नहीं, आपने बोला कि मतलब आप मॉड्यूल से मतलब उनकी बुक से फिर मॉड्यूल में जा रहे हो, मतलब उनका थोड़ा कलरिंग अलग हुआ रहता है, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, हाँ फिर वहां पे आप जब मॉड्यूल में जाते हो थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं, तो आपको हाँ, लगता तो नहीं यार मैं नया चीज पढ़ रहा हूँ कुछ ऐसा? हाँ, तो उसके लिए मैंने मतलब चाहे लॉ में और चाहे ऑडिट में, मैंने एक दो दो दिन निकाले प्रॉपरली, कि जो हम्म। मैंने उसमें पढ़ा हुआ पहले तो मैं उसको हाईलाइट करूँ कि ये, जैसे सर का जो क्या था, पर कपिल गोयल सर का, उन्होंने अपने हिसाब से फ्लो बना रखा था, एज पर ऑडिट फ्लो बना रखा था उन्होंने। पर हम्म। मॉड्यूल में क्या है, चीज वो लैग करती है कि एज पर ऑडिट फ्लो नहीं रहता, वो फ्लो हम्म। आगे पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने उसको रिलेट किया भी, क्या मैंने पढ़ चुका, क्या पढ़ रहा हूँ, एक एक चीज को हाईलाइट करना जो सर ने हाईलाइट करवा रखा है। फिर देखता था जो चीजें सर ने इररेलेवेंट छुड़ा रखी है, वो मेरे लिए जरूरी है क्या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने वैसे ही किया। अच्छा, तो उसको आपने पूरा रीड किया, फिर 1 डे बिफोर भी आपने मॉड्यूल ही रिफर किया? हाँ, मैंने फंडे बिफोर मॉड्यूल ही रेफर किया, और उसमें मैंने सिर्फ वही कंसेप्ट रेफर किए जो मेरे को ऐसे लगता था भी मेरे को एक बार दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जैसे ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस, हम्म। उसमें डिस्क्लोजर्स वगैरह तो एक बार पढ़ना पड़ता है, और बैंक ऑडिट के कुछ एक प्रोविजंस, एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, और ऐसे मतलब 5-6 चैप्टर के लिए मैं मेरे को लगा भी हाँ, इसके ये लिए तो आप चीजें, आप कंसेप्ट कंसेप्ट आपने को क्लियर था उस टाइम पे जब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आपने इंटर में पढ़ा था, तो आपको हर चीज कंसेप्ट पता था यार, शेयर कैपिटल को कैसे वेरीफाई करूंगा कि असर्शन क्या होता है शेयर कैपिटल में, बोरिंग कैसे वेरीफाई करूंगा, बोरिंग में असर्शन क्या क्या है, बोरिंग के डिस्क्लोजर्स क्या क्या है, तो उस टाइम पे भी कैसे, आप तो प्रैक्टिकली तो कुछ किया हुआ नहीं है, तो कैसे याद रखते थे ये सब चीजें? वही ना, मैं उसको मतलब याद करने के लिए तो 7-8 बार रिविजन की थी ना मैंने।
अच्छा, हाँ हाँ, याद तब तो याद ही हो गया रहेगा कि यार बोरिंग में क्या है क्या नहीं है सब जगह। हाँ ऑडिट, सही बात है। अभी तो फिलहाल आप रिलेट भी कर पाते रहोगे वो सब चीज से। हाँ, अब तो मेन बहुत चीज, ज्यादा। जो मेन चीज यही है कि आप एक टीचर से पढ़ो, ठीक है, कोई भी टीचर हो सकता है वो। और मैं भी टीचर को किस बेस पे, देखो आजकल बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मुझे लगता है कि यार मेरे को आकाश कंदोई से पढ़ना चाहिए, आप बोल रहे हो कि परवीन जिंदल से पढ़ो, तो बच्चा आपकी बात सुने कि किस टीचर को चूज करने का बेस क्या होना चाहिए? टीचर को चूज करने का बेस तो डेमो वीडियो से तो मेरे को लगता है कभी टीचर चूज ही नहीं कर पाओगे आप। रिवीजन लेक्चर्स? नो, रिविजन्स लेक्चर भी नहीं। एक तो आप मतलब रैंकर्स की तो देखो ही, थोड़ा बहुत रैंकर्स को भी देखो कि 4-5 रैंकर्स या 4-5 टाइम्स के रैंकर्स कौन सा टीचर बार बार हाईलाइट हो रहा है। फिर बाद में अपने मतलब हर एक के कलीग्स होते हैं, हर एक के फ्रेंड्स फैमिलीज में कोई ना कोई तो होता है, तो हम्म। उनसे पूछो भी कौन सा टीचर बेस्ट है, फिर मतलब हो जाता है छोटा सा भी बात। अभी तो एफआर के लिए जैसे मतलब परवीन शर्मा भी अच्छे टीचर्स हैं, और हम्म अजय आकाश कंदोई है, अजय अग्रवाल हैं, भाविक जोशी हैं। आपने परवीन हम्म। जिंदल क्यों लिया फिर? मैंने तो इंटर में पढ़ा, मेरे को उनका कंसेप्ट बढ़िया लगे और सब अच्छा। कुछ डिटेल में पढ़ाया, तो मैं फिर वहीं से इंटर कर हो लिया ना। और अगर आप आकाश कंदोई भी लेते हैं तो फिर आकाश कंदोई पे ही रहते हैं? हाँ, फिर मैं उधर ही रहता। फिर मैं अच्छा। ऐसे नहीं करता यार, पहले परवीन जिंदल सर से पढ़ा था, अब आकाश कंदोज सर से पढ़ रहा हूँ, तो अब कैसे करूँ? मेरे को थोड़ा बहुत अगर समझ में भी नहीं आया ना, तो अगर समझ में ना आए एक आधी चीज तो रेफर कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि चैट जीपीटी से, जेमिनी से या टीचर के रिवीजन वीडियो से देख लिया। लेकिन ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, एक टीचर ले लिया तो बस उस पर फेथ करो। अच्छा, मतलब जैसे ना ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वो ना ज्यादा चीजें प्रोसेस नहीं कर पाते। मतलब आप थिंक, आपको कोई अगर एफआर का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मान लो आप पीपी पढ़ रहे हो, तो पीपी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि हाँ, बहुत सारे प्रोविजंस आ जाते हैं, डिकमिशनिंग लाइब्रेरी आ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो वो इतना चीज ये नहीं कर पाते, मतलब दिमाग में समझ नहीं पाते, तो वो कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको ऐसे सॉल्व कर लूंगा, उसके स्टेप्स दिमाग में रख लेते हैं, जो कि उनको काम में आ जाता है। क्योंकि वो इतनी चीजें प्रोसेस नहीं, मोस्टली लोग हैं ना, इसे करेंगे, आप समझोगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो जो प्रोसेस कर लेते हो ना, वो बहुत सारे लोग उतना प्रोसेस नहीं कर पाते। मैं मतलब आपको ऐसा आपको आपको आदत हो गई, आपको हैबिट हो गई है कि वो लोग फिर स्टेप्स पे चले जाते हैं। समझ रहे हो आप? वो तो अब है उसका तो क्या ही बताऊं मैं, मतलब आपका तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे बताओ ना। मतलब यही है कि चीजें समझने में बहुत ज्यादा टाइम जाती हैं, और इतने अच्छे से चीजों को ग्रैप्स नहीं हो पाती हैं। मतलब मैं सब टाइम भी प्रॉपर देख रहा हूँ, ये भी प्रॉपर देख रहा हूँ, फिर भी चीजें इतनी अच्छी से दिमाग में नहीं जा पाती, क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। जितना मॉड्यूल में करवा दिया, जितना मुझसे सर ने करवा उतना आता है, बाहर कुछ आ जाता है तो फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए तो बस मल्टीपल प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस की मल्टीपल जरूरत है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मल्टीपल क्वेश्चंस एंड मल्टीपल प्रैक्टिस। मतलब जितना आपका दिमाग खुलेगा क्वेश्चन सॉल्व करके, उतना अच्छा है। हम्म हम्म। एक जैसे क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन में एक पॉइंट है, ये किसी क्वेश्चन में एक पॉइंट मिल गया, किसी क्वेश्चन में एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी क्वेश्चन में एक हम्म, कंसेप्ट क्लियर हो गया, और ऐसे क्या करता है, फिर एक क्वेश्चन पूरा नहीं उठाता, हर एक क्वेश्चन से एक कंसेप्ट करके एक क्वेश्चन बना देता है, तो फिर वो सही वैसे बात। सोल्व हो जाती है। अच्छा, तो आप एक बार टीचर से पढ़ने के बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन देखते थे कि मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर हुए कि नहीं हुए? मैं मॉड्यूल के तो जैसे सर से पढ़ता हूँ, तो सर के तो एक कवर एक ही हो, चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन है, तो मॉड्यूल उसमें तो मॉड्यूल तो इसलिए कवर है ही। कवर हो ही जाता रहेगा। हम्म। प्रैक्टिकल के लिए मॉड्यूल नहीं देखते थे आप, बस थियरी के लिए आप मॉड्यूल एक बार देख लेते थे हाँ, कि यार क्या क्योंकि है क्या नहीं। प्रैक्टिकल में क्या है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी है, थ्योरी थ्योरी भरी हुई है मॉड्यूल में, तो मेरे को अच्छा, रेलेवेंट नहीं लगा कि प्रैक्टिकल का मॉड्यूल देखना। बाकी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एक दिन में कैसे रिवाइज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सब आपको खुद का था कि भाई मैं कैसे करूंगा, वो किसी से आपने हम्म। देखा होगा? तो वही तो कह रहा हूँ ना, सेम मटेरियल रेफर करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सेम हम्म। मटेरियल, तो मुझे पता होता था कि उस मटेरियल में मैंने वो चीज कहाँ पे मार्क कर रखी है और मेरे को उस चीज में क्या कमी है, कि एक महीने हम्म। मैंने मॉक टेस्ट कर लिए, अब मेरे को पता चल गया भी मैं कहाँ पे बहुत ज्यादा लैग कर रहा हूँ, तो फिर मैंने उसी चीज को रेफर किया ना बिफोर आप वन डे। सबसे ज्यादा लैग कहाँ कर रहे थे जब आपने मॉक टेस्ट दिया, तो आपको क्या समझ में आया कि मैं लैकिंग कहाँ कर रहा हूँ? क्या चीज मेरे में कमी हो पा रही है, क्या चीज जो गलती कर रहा हूँ मैं? ये- मेरी गलती थी डिटेलिंग में, जैसे लॉ के प्रोविजंस होते थे, मेनली लोअर ऑडिट की मैं बात कर रहा हूँ, जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं थोड़ा ओल्ड स्टाइल से, वो बहुत हम्म। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, एक एक जो लॉ के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं,
ब्लू बॉक्सेस के अंदर। ब्लू बॉक्सेस के अंदर एक एक प्रोविजंस को टीचर कह रहा है नहीं पढ़ा रहा, मतलब। तो मैं लैग कर रहा था कि वो आजकल जो आईसीए है उन्हीं प्रोविजन से ही क्वेश्चन छोड़ छेड़ रहा है, उठा रहा है। मैं फिर पता उन प्रोविजन को उठाता था, मैं उधर से ज्यादा लैग करता था डिटेलिंग के अंदर। अच्छा, तो आपने जब ये पेपर दिया था सब क्वेश्चन आपके देखे हुए थे, जब मतलब जब आपने जैन का पेपर दिया था तो आपको लग हाँ, रहा था यार सब मेरे कुछ देखा हुआ लग रहा है, कुछ नया 89 नया? 80 to 85% मेरा सब देखा हुआ था। अच्छा, अकाउंट्स पेपर जब देखे आ रहोगे तो अलग सा, यार वो क्या पेपर गया अच्छा, फिर लॉ का हम्म पेपर अच्छा गया, तो मतलब फील तो हो रहा होगा आपको। हम्म हर पेपर मेरे को फील हुआ, बस उस टाइम क्या थी, ठंड ज्यादा थी, तो कई बार क्या था पेपर में से हाथ, हैंड राइटिंग तो बहुत ज्यादा गंदी हुई थी मेरी। अच्छा, तो अभी मेरे को लगा जैसे अगर मेरे अभी मार्क्स कटेंगे तो सिर्फ उधर जा सकते हैं हैंड राइटिंग में। अच्छा, क्या क्या? मेरे को लगा अगर मेरे मार्क्स काटेगा तो कोई हैंड राइटिंग में भले ही काट लो, कंसेप्ट में तो नहीं काट सकता। ओ भाई साहब। नहीं यार, जैसे अभी जो बच्चा, अगर जिसको बस मुझे पास होना है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे को मैं सब चीजें समझ में आती हैं, मैं एक टीचर पे स्टक रहूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, जितना मुझे समझ में आता है उतना अच्छे से करूंगा, मुझे बस पास होना है। तो उसके लिए अगर आप कुछ एडवाइस दे दो कि मुझे रैंक वैंक नहीं चाहिए, मुझे बस पास होना है, इंटर में पास हो जाओ, मेरे लिए वही बड़ी बात है। पास होके मुझे अच्छा सीए फाइनल में जाना है। तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एटलीस्ट बेटा, कि ये तो कर ही लो आप, ये चीजें आप ध्यान में रखोगे ना तो आप पास तो हो ही जाओगे। क्या क्या चीजें जो आप हाईलाइट करना चाहते हो? सबसे पहले तो 100% ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस। हम्म, पहली चीज वो 100% सिलेबस कवरेज ऑफ स्टूडेंट्स। वो करते ही 60% कवर है। हम्म, ठीक है। एक तो 100%, और दो रिवीजन तो मस्ट। दो रिवीजन मस्ट है। एंड दो रिवीजन मस्ट, एंड 2 से 3 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के, वो भी मस्ट करना। अच्छा, तब आप तरीका इजीली कैसा आराम होना से चाहिए? पास हो सकते हैं। तरीका कैसा होना चाहिए मॉक टेस्ट का, मतलब क्या अप्रोच कैसे रखनी चाहिए? कोई भी एक सब, मान लो आप अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंट्स का आपको पहले कंसेप्ट समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको उसका मॉक टेस्ट देना है। तो उसमें आता था कि कोई बच्चे लोग ज्यादा जो टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट उस पर ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं, मान लो जैसे ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट में लोग घुसे पड़े हैं क्योंकि ब्रांच अकाउंट बहुत बड़ा चैप्टर है, आता भले ही 5-10 मार्क का है, पर इतना बड़ा चीज है, इतना वास्ट है कि लोग उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा होता है ना, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिनमें टाइम नहीं हम्म, देना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो उसके अंदर ज्यादा टाइम देने लग जाता है क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा करके। ऐसा भी तो होता है, उसमें फंस जाते हैं बच्चे। वो तो चीज देखो, मल्टीपल मॉक टेस्ट ही पता लगती है कि मैं मल्टीपल मॉक टेस्ट या पिछले 10 सालों के पेपर में उठा रहा हूँ, तो मुझे पता हम्म, लग रहा है इसे कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है और नए में वो क्या क्या हाईलाइट कर रहा है। तो उस हिसाब से अच्छा। वो आइडिया अपने आप बैठ जाता है कि क्या मेरे को ज्यादा हम्म, टाइम देना है, कहाँ मेरे को कम टाइम देना है। अब जो समझा। स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो उसको मतलब पढ़े ना तो कम से कम पिछले 10-15 सालों में मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करे। अच्छा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, अच्छा, तो अभी जैसे आप फाइनल का कर रहे हो, तो अभी आपका अप्रोच क्या है फाइनल, जैसे आप मान लो फाइनल का आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, तो अभी आपको कुछ मे बी 3 महीना हो गया रहेगा, 3 महीना ज्वाइन किए? नहीं ज्वाइन किया तो मुझे, हाँ, 2-2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो हम्म, अभी आपका अप्रोच क्या है फाइनल के लिए, कि मुझे फाइनल में अभी क्या करना है? आपने किसकी वीडियो देखी है अभी इस बार? इस बार तो ऑल मैंने इंडिया सेम रैंक। दीक्षा गोयल। दीक्षा गोयल की देख ली है अभी, तो क्या हम्म बताया दीक्षा गोयल ने इस बार आपको, क्या सीखा आपने ब- उनसे? मैंने उन्हीं से वही सीखा कि कब उनका तो जैसे टाइम फ्रेम के हिसाब से, अब जैसे उनका था टाइम फ्रेम 3 साल का था, अब वो हाँ। मेरा टाइम फ्रेम 2 साल का है। ये- अच्छा, तो मेरे को आपने फिर उस दूसरे रैंकर हिसाब को नहीं से। देखा क्या? कोई और ऑल इंडिया रैंक वन को देख लेता हूँ जो 2 साल में रॉन्ग। नहीं उनको देखा। तो, नहीं दीक्षा की बात तो फिर अब मई 24 वाला है, उन्हीं को ही देखना पड़ेगा, उनको मैंने देखा नहीं, मैं सोचा था कभी रेफर करूंगा उनको। अच्छा, अभी क्या तो सोच रहे हो? सबसे पहले ये खत्म करूंगा, एफआर खत्म करूंगा, उसके बाद 1 साल के अंदर फॉर्म खत्म करूंगा, क्या क्या सोचा आपने? हाँ, मेरा यही है कि फॉर्म मैं 1 साल के बाद ही दूंगा, ताकि मेरा आईबीएस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज बन जाए, और आईसीए का पैटर्न भी क्लियर हो जाए कि वो चाह क्या रह गया, कह रहे हैं ना कि अब जैसे फ्रॉम माई साइड 27 ऑनवर्ड्स आईसीए अपना स्कीम चेंज करने वाला है, मतलब ऐसे अच्छा। र्यूमर्स मैंने सुने हैं। हाँ हाँ। तो वही है कि आईसीए का कहते हैं कि आईबीएस हट जाएगा, लो आ जाएगा, तो वही उसका मतलब क्या थिंकिंग है, अगर लो आ जाएगा, अगर अपना वो दे दिया तो फिर वो हम्म, गलत हो जाएगा ना। अच्छा, बस तो अभी आप, वही है। अभी 1 साल में एफआर खत्म करना है? नहीं, एफआर और तो 4 महीने में खत्म करना है ना, 1 साल नहीं। अच्छा, 4 महीने में एफआर खत्म करना है। आपको पता है चार ना महीने में। मोस्टली कि 1 साल में भी
आपने आज वो जो देखा रहेगा तो नहीं हो पाता है, लोगों के एफआर ही खत्म नहीं हो पाते हैं। मतलब हाँ, आप तो कैसे? उसके लिए आप ऐसे बिठा लो, मैंने अब जैसे अपना बिठा लिया कि मुझे हर हफ्ते 22-23 घंटे पढ़ना है। अच्छा। चाहे किस दिन ज्यादा, चाहे किसी दिन कम, चाहे मैं 22 घंटे, चाहे 2 दिन सैटरडे संडे पढूं, पर मुझे हम्म। 22 घंटे हर हफ्ते पढ़ना है, तो मैंने पढ़ना है। अच्छा, ये आपने खुद से डिसाइड किया कि आपने कहीं देखा था, कहीं सुना था, या फिर किसी ने बताया नहीं, आपको? मैंने सभी टीचर्स के टोटल आवर्स कैलकुलेट कर लिए, उस हम्म। हिसाब से बीच में रिवीजन टाइम इंक्लूड कर दिया। उस हिसाब हम्म। से मैंने सोचा कि 22-23 घंटे या 21 घंटे मुझे हर हफ्ते निकालने ही निकालने। तो कैसे आपके, मान लो 220 कितने घंटे के लेक्चर है? 240 250 घंटे के लेक्चर है आपके? नहीं, प्रेमचंद्र सर के है 360 घंटे के लेक्चर्स। 360 घंटे के लेक्चर, फिर आपने इसको कैसे डिवाइड किया? 300 का मतलब किस कैसे, क्या बताओगे? हर हफ्ते 21 घंटे हो गए, तो महीने का हो गया मतलब अराउंड 180 घंटे हो गए क्या? 90 60 90 90 घंटे हो गए। हम्म। तो महीने का 90 घंटे, 90 4 महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए। अच्छा, मतलब आपने इसको उसमें डिवाइड कर दिया कि हम ये इतना घंटा है, एक वीक में मुझे इतने घंटे करने हैं, डिवाइड बाय जितना अगर टोटल घंटा हुआ है, और हम्म। जितना दिन आना चाहिए वो एक एक महीने में उतने घंटे होने चाहिए। हम्म। 4 मंथ आपने एफआर के लिए दिया है? 4 मंथ वो, प्लस में 15 दिन बफर दिया, अगर बीच में कभी कभार ऑडिट का सीजन चल जाता है तो ऐसा होता, टाइम नहीं मिलता, तो 15 मिनट 15 दिन एक्स्ट्रा दिए ताकि उसमें रिवीजन में मेरी आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद एफआर के बाद फिर ऑडिट स्टार्ट करोगे, फिर एफएम स्टार्ट करोगे, कैसा? हाँ, फिर ऑडिट, फिर एफएम। अच्छा, तो अभी जहाँ पे हो वहाँ पे काम करते हो, काम करने के बाद तो यार फिर कैसे टाइम मिलता रहेगा पढ़ने के लिए? कि जो जो तो फाइनल के स्टूडेंट अगर आपको देख रहे हैं, तो वो जैसे आप जाओगे सुबह 9 बजे तक, निकलते रहोगे शाम को 7 7:30 8 बजे, 9 बजे तक आते रहोगे, खाना पीना खाते रहोगे, तो फिर क्या कैसे रात पढ़ाई कैसे होती है फिर आने के बाद? मेरा सुबह का निकलने का टाइम है 10 सवा 10 का। हाँ। तो 10 सवा 10 सुबह 2 से ढाई घंटे में क्लासेस में इंश्योर करता हूँ कि 2 से ढाई घंटे की मेरी सुबह क्लासेस कंप्लीट हो जाए। फिर मैंने हफ्ते के 5 दिन तो 2 से ढाई मतलब 10 घंटे की मेरी 5 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो हम्म। सैटरडे संडे बाकी के 12-13 घंटे में सैटरडे संडे को 6-6 7-7 घंटे आराम से लगा सकता हूँ पर और डे। जो क्वेश्चन आप करते हो उसको एक एक बार रिवीजन आप साथ में कर पा रहे हो? मतलब सोचते हो कि एक बार रिवीजन कर लूँ साथ साथ में जो नहीं, साथ क्वेश्चंस? साथ में नहीं कर रहा मैं revision। अभी बस मतलब देख रहे हो क्वेश्चन, और जैसे आप लेक्चर देखा आपने, सर जब क्वेश्चन कराने जाते हैं तो आप उनके साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, वही एक रिवीजन है आपका, अभी फिलहाल वही चल रहा है? हाँ। मतलब खुद से ऐसा नहीं करोगे, एक बार ऐसे कैलकुलेटर पे देख ले तो एक बार किसी चीज बराबर है कि नहीं, ऐसा वैसा? हाँ, तो जो सर के कराने से पहले तो मैं वो कैलकुलेटर पे करता ही हूँ ना क्वेश्चन। अच्छा, बस सर ने कंसेप्ट बता दिया, कोई क्वेश्चन कराने जा रहे हैं तो आप एक बार पॉज करके खुद से देखते हो क्वेश्चन बन रहा है हम्म। कि नहीं बन रहा है। अच्छा, हाँ, तो फिर उसमें अगर तो मेरी टाइम ज्यादा गलती आ लगेगा। रही है। हाँ, उसमें मैं कहता रहा हूँ 1 घंटे की क्लासेस में मैं सर की 1.5 घंटे में कंप्लीट होती है। आजकल ना ऐसा होता है कि बस लोग लेक्चर देख रहे हैं, हाँ 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 बराबर है, मतलब ऑफिस में बैठ के बस लेक्चर देख रहे हैं कि हाँ चल रहा है बराबर, नहीं, लेक्चर मतलब ऑफिस में बैठ के कंप्लीट करना है एक भी बस। दिन ऑफिस में बैठ के तो एक भी दिन नहीं देखा मैंने। देखते हैं, आपको क्योंकि पता लगा, आपके साथ में जो रहेंगे देखते होंगे। हम्म वो बस कहते हैं कि यार यार 2 घंटा पढ़े, फ्री हो लेक्चर लगा लेते हैं फोन पे। तो जब तक लेक्चर पूरा देख, सेटअप ही नहीं बैठेगा तो लेक्चर देखने का कोई फायदा ही जब तक दो बुक यहाँ नहीं रहेगी, एक बुक यहाँ नहीं नहीं। रहेगी, तब तक वो रिदम ही नहीं बन पाता कि सॉल्व करूं मैं। तो जब अभी चलो जैसे आप आज ये बहुत वैसे क्वेश्चन हो गए कि मान लो आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो मतलब क्या कि सिर्फ पढ़ना ही है मुझे, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। यहाँ पे दो थोड़ी ढाई साल बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना। नहीं, नहीं, मैं मतलब झूठ वैसे जनरली बोलता नहीं, लेकिन 2 ढाई साल तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो तो किसी कंसिस्टेंसी ने, नहीं मेंटेन होती ना। अच्छा मतलब ऐसा ऐसा कि आपको कैसे पता कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी अगर आप रिलेशन वगैरह में, या फिर कोई आपको किसी के साथ में रहोगे तो? ऑब्वियसली, क्योंकि अपने साथ तो ऐसा होता नहीं है, हम सीए स्टूडेंट्स हैं, बट जैसे आप ऑल इंडिया रैंक वन लाते हो तो में भी बहुत लोग आपसे इंप्रेस होते होंगे और आपके पास भी आते होंगे मैसेज डीएम्स। सो अभी लगता नहीं आपको यार, मतलब कोई अच्छा अप्रोच कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, मतलब? नहीं, मैं इंटरेक्शन भी मेरी कम है, मैं इंटरेक्ट कम ही करता हूँ। हमारे जैसे मतलब ओरिएंटेशन वगैरह से भी हुई है, तो उसमें मेरा इंटरेक्शन कम ही रहा है। तो फिर मतलब आप ये सब चीज से दूर हो गए, नहीं मुझे नहीं करना है सब चीज ऐसा, कोई हम्म। सामने से आएगा आपको कोई पसंद आया तो भी नहीं करोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ मतलब कहते हैं दिमाग में ही नहीं बैठती वो चीज़ तो, अभी तक तो। मतलब ये तो बहुत मन में क्वेश्चन होता है यार, ऑल इंडिया रैंक होने के कोई रिलेशन वगैरह नहीं होते हैं क्या, मतलब वो कैसे मैनेज करते हैं? तो ये सोचना ही नहीं है सब चीजें, ये सब बातें मत करो मेरे से। हाँ।
क्योंकि आप मैनेज, मतलब क्या डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि लोगों में रहता है डिस्ट्रैक्शन, फोन डिस्ट्रैक्शन रहता है, और रील से डिस्ट्रैक्शन रहती है, या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन रहता है, या फिर वो इनको मतलब बहुत सारे। तो आपके केस में क्या डिस्ट्रैक्शन था, आपको लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन है मेरी? कुछ नहीं। नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो एज इट इज अभी तक तो मेरा कोई नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं अकाउंट्स का पढ़ रहा होता हूँ तो हम्म, मतलब कोई प्रोविजन उस टाइम याद नहीं आया, अरे उस टाइम तो मैंने ये कर दिया था लेकिन एज पर प्रोविजन ही होना था, तो बस वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन रहती है। फिर क्या होता है, मैं अच्छा उस काम को सोचने लग जाता हूँ आधा एक घंटा, वो मेरी उधर क्लास रह जाती है। अच्छा अच्छा। बाकी अभी जहाँ पे जाते हो काम करने, वहाँ पे जो आपके कलीग्स हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा लगता है मेरा ऑल इंडिया रैंक आ गया, मेरा मतलब आपको ऐसा कुछ फील होता है अंदर से, मैं ऑल इंडिया रैंक कैरी करके चल रहा हूँ ऑफिस के अंदर, और नहीं, लोग भी वैसा हमें ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, नहीं, कह रहे ऐसा सर कुछ जी फील नहीं आगे? होता क्योंकि अब इस लेवल पे वो सब सेम पैरिटी पे है। मतलब जो अभी आर्टिकल्स है जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। वो हम्म सब सेम पैरिटी पे आ चुके हैं हम सब। तो हम्म। मैं फिर वो वैसा फील भी नहीं करता, ना ही वो वैसा फील करने देते। अच्छा मैनेजर्स के लिए सब एक बराबर है, और भाई अच्छा। प्रेफरेंस क्यों देनी है किसी को। वैसे ये थोड़ा आपके अंदर ऐसा ईगो वाला भाव नहीं है यार, मतलब ईगो, आदमी के अंदर ईगो आ जाता है कि यार नहीं, मैं तो ऑल इंडिया रैंक आया मेरा, ऐसा वैसा। नहीं, ऐसा था कुछ नहीं ना है। आप बोल दो ईगो आया रहता तो इंटरव्यू थोड़ी दे रहा रहता तुझे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने मतलब आपका डिले जरूर हो गया, मतलब मेरा मन तो था, पर क्या ना, कभी कभार चीजें अपने प्रोकास्ट हो जाता है, अब करेंगे अब करेंगे, कभी कुछ ये काम आ गया, हम्म कभी कोई प्रायोरिटी हम्म। आ गई, कभी कोई प्रायोरिटी आ गई, तो उस वजह से नहीं, डिले होता रहता है। इस बार मैं थोड़ा फ्री था क्योंकि जो हमारा क्लाइंट्स चल रहा है वो थोड़ा लीनियंट है, उसके एक महीने बाद की मतलब साइनिंग्स वगैरह है, तो इस बार मैं थोड़ा फ्री चल रहा हूँ वैसे ही। अच्छा अच्छा। अरे नहीं, बहुत मुझे बात किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे कि आप क्या चीजें कैसे अप्रोच करना है। फाइनल का मैं पूछ रहा था, वो खुद के लिए ही पूछ रहा था। नहीं, अपने डिस्कस कर लेंगे ना कभी तो ऑफ मैं द। बोला किसी बहाने मतलब आपसे बातचीत हो गई और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा ही है, मतलब कोई फैमिली में कुछ है ही नहीं, सीए सब पास किया, खुश देखा, उसके बाद एक अच्छी फर्म में गया, मतलब आपको पता रहेगा। चतुर्वेदी तो इंशान वहाँ, में ना। हाँ चतुर्वेदी, अच्छा। ऑडिट रिपोर्ट अगर पढ़ी वगैरह होगी तो रिलायंस ही पढ़ी रहेगी, तो आपने देखा हाँ, होगा। रिलायंस की, हाँ, हाँ, मैं वहीं से कनेक्ट कर वही गया। तो ओपन होता है हर जगह। बहुत अच्छा लगा। आप कुछ ज्यादा तो कुछ बोलना चाहोगे कि यार ये चीजें देख लेना, ऐसा कुछ भी अच्छा जो आपके दिल में हो, जो आप कहीं नॉर्मली इंटरव्यू में नहीं बोलते हो, बट यहाँ पे आप बोल दो यार भाई ये सब चीजें ध्यान रखो, ये देखो, ये करो ये मत करो, कुछ ऐसे डू एंड डोंट्स जो आपको लगता है? टू एंड दोस्त तो वैसे मैं बता चुका हूँ, मल्टीपल मटेरियल्स तो यार बिल्कुल भी रेफर मत करो। और जिसको पास होना है तो मतलब सिलेबस की कवरेज तो 100% चाहिए चाहिए ना, कि हम्म, बच्चे 60% से बस 50% सिलेबस कवर रहते हैं, और मटेरियल सेम रखो थ्रू आउट द रिवीजन। हम्म, मटेरियल को कभी चेंज मत करो। बस हम्म, यही है कि अपना मटेरियल और 100% कवरेज ऑफ सिलेबस, अच्छा। और एक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते। कोई कंसिस्टेंसी, शादी आ गई और डिसिप्लिन। वो आ गई। हाँ, हम्म कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन। अभी ऐसा होगा रिपीटेटिव जैसा लगता है, लेकिन यही एक है जिसे आप अचीव कर सकते हैं ना। हम्म। आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी तो डिसिप्लिन तो हर एक बंदा बोलता है, लेकिन एट द एंड आपको ये करना ही पड़ेगा। ये कैसे, मतलब आप क्या मोटिवेट करता है, मतलब क्या चीजें जो आपको यार कंसिस्टेंसी बिखरने नहीं देती हैं आपकी? कुछ ना कुछ अंदर से आपके क्या मोटिवेशन है यार, कि मम्मी को बताना है, घर वालों के लिए अच्छा करना है, मतलब मुझे अपने हाँ, लाइफ में सेम। अच्छा करना है, क्या क्या चीजें कि यार घर वालों को सोचते नहीं, मुझे घर वालों को एक दिखाना है कि भाई मैं अच्छा करियर कर रहा हूँ, घर वाले मेरे खुश रहे, ये एक मोटिवेशन है आपके पास? हम बस यार यही मुझे एक और कुछ नहीं वही एक सोचना कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन वही है कि बस अच्छा। अच्छा करना है घर वालों के लिए, एक और इसके फैमिली के लिए अच्छा करना। और साथ में कुछ और चीजें कर रहे हो आप, कि स्पोर्ट्स वगैरह, या फिर कुछ स्टॉक्स मार्केट के बारे में, या फिर कुछ और लर्निंग कर रहे हो साथ में आप, या फिर कोई और अंदर कोर्स, सीएफए सीपीए कुछ वगैरह देख रहे हो आप? नहीं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा, ओनली सीए पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिर रैंक अचीव करनी है, तो उसके लिए मतलब मेरे को लगता है मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन अगर जाना तो मतलब वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अभी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह कुछ सोचा आप? हाँ, मैंने ऐसा तो अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, क्योंकि एक साल में क्या है, पहले 2 साल की आर्टिकलशिप, 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, 2 साल फर्म में और एक साल इंडस्ट्रियल पॉसिबल होता था। लेकिन अब हम्म क्या है, 2 साल की आर्टिकलशिप है तो एक साल इंडस्ट्रियल पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब अपने अभी जब तक कुछ सीखते ही नहीं है, तो वो फिर कोई फायदा नहीं इंडस्ट्री लेना। मुझे तो अच्छा। ऐसा लगता है। तो बाकी अब हम्म, आगे क्या हो उस साल, एक साल बाद तो हम्म, क्या पता चलता अच्छा अच्छा। सो थैंक यू, ऑफिशियली अपन वीडियो यहाँ पे खत्म कर देते हैं। है।
हाँ, तो आप कुछ तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो आप कुछ जाते-जाते और कुछ बोलना है आपको? मतलब 10 मिनट का 1 घंटा हो गया, सॉरी। नहीं, इंटरेक्शन मतलब ठीक है, मतलब किसी को हेल्प मिलनी चाहिए। जैसे दीक्षा दीदी का मैं कहता हूँ कि उनके इतने इंटरव्यूज़ हुए, अब उनके इंटरव्यू से एक हेल्प मेरे को मिली, तो मतलब उनका वो इंटरव्यू देना सक्सेसफुल हो गया। सही बात है, सही बात है। तो तो ऐसे ही ये भी, अगर मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए, अगर किसी एक भी बंदा मेरे को रेफर करके, या मतलब मेरी वजह से, मेरे स्ट्रैटेजी फॉलो करके अगर उसका रैंक आता है, या फिर वो पास भी हो रहा है, जो 6-7 अटेम्प्ट से पास नहीं हो रहा है, वो 1 अटेम्प्ट में पास हो रहा है, तो मेरा सक्सेसफुल हो गया ना।